हेलो एवरीवन, नॉलेज सर्कल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एमपीपीएससी 2017 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप साइंस के प्रश्न कराऊंगा। इनके पेपर में आने की काफ़ी अच्छी संभावना है, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी तीनों भागों से मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं। आप इन्हें ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस पर अपने कमेंट दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। पहला प्रश्न है हमारे पास कि एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक को टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। देखिए, टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई के द्वारा या रिमोट के द्वारा जो तरंगें प्रयोग की जाती हैं वे तरंगें आपकी इंफ्रारेड तरंगें या अवरक्त तरंगें होती हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये तरंगें किस प्रकार की तरंगों में आती हैं। देखिए, प्रश्न के उत्तर में जो आपको 4 प्रकार दिए हुए हैं, प्रकाश तरंगें, गामा तरंगें, सूक्ष्म तरंगें और अवरक्त या इंफ्रारेड तरंगें। ये तरंगें आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, अर्थात ऐसी तरंगें जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गमन कर सकती हैं, उन तरंगों को हम विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। इन तरंगों के विषय में सबसे पहले 1865 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने जानकारी दी थी। उन्होंने ही बताया था कि ये तरंगें जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गमन कर सकती हैं, उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। ये तरंगें कुल मिलाकर के 7 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो भेदन क्षमता वाली तरंगें हैं वे तरंगें गामा किरणें कहलाती हैं। उससे कम एक्स किरणें, उससे कम यूवी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें, उससे कम दृश्य प्रकाश, उससे कम अवरक्त किरणें, उससे कम सूक्ष्म तरंगें और उससे कम रेडियो तरंगें। इस प्रकार से ये 7 प्रकार की आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। इनमें प्रश्न किसी भी प्रकार से इनकी बढ़ती या घटती आवृत्ति के आधार पर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। तो देखिए, कोयले के आपके यहाँ इस समय 4 तरह के प्रकार दिए हुए हैं ऑप्शन में हमारे पास। तो कोयले के इन चारों प्रकारों में सबसे जो अधिक या अच्छी किस्म का कोयला होता है वो एंथ्रेक्साइट कोयला होता है। एंथ्रेक्साइट कोयले में जो कार्बन का अंश है वो 90% पाया जाता है, यानी कि ये कोयला लगभग 90% तक जल सकता है। अब देखते हैं कि जो हमारे पास अन्य जो कोयले हैं इनका जो प्रतिशत अंश है वो क्या क्या है। देखिए, बिटमन्स कोयला, इसका जो प्रतिशत है जलने का ये लगभग 70% है। लिग्नाइट कोयला ये लगभग आपका 40 से 50% तक इसमें कार्बन का अंश पाया जाता है जलने का। और जो पीट कोयला है ये लगभग 20% तक इसमें कार्बन का अंश पाया जाता है। तो इस तरह से सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला है वो एंथ्रेक्साइट कोयला है, और जो सबसे खराब किस्म का कोयला है वो आपका पीट कोयला है। अगला प्रश्न हमारे पास, बीसीजी का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है। तो देखिए, बीसीजी का टीका ये तपेदिक या टीबी, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं, इस बीमारी के लिए लगाया जाता है। नॉर्मल रूप से छोटे बच्चों को उनके जन्म की कुछ समय बाद ही ये टीके जो लगा दिए जाते हैं, जिसमें खसरे का टीका भी लगाया जाता है, टीबी का टीका भी लगाया जाता है, और भी कई बीमारियों से बचने के लिए बच्चों को ये टीके लगाए जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ यह जान लें कि अयस्क क्या होता है। देखिए, अयस्क वे खनिज होते हैं जिनमें से किसी धातु को सफलतापूर्वक और कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ आपका प्रश्न है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है। तो बॉक्साइट यहाँ जो प्रमुख अयस्क है वो एल्यूमिनियम का है, अर्थात बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, गन मेटल किसका अयस्क है। देखिए, गन मेटल में हम जिन जिन धातुओं को मिलाते हैं उनमें तांबा, टिन और जिंक,
3 धातुओं को मिश्रित करके गन मेटल बनाया जाता है। जैसा कि आप समझ रहे हो, गन मेटल शब्द से ही हमें पता लग रहा है कि गन मेटल अर्थात हथियार बनाने का, बंदूक बनाने वाली धातु, हथियार बनाने वाली धातु, और इससे मशीनों के कल पुर्जे भी तैयार किए जाते हैं। तो इस धातु में हमारे जो मिलाया जाता है वो तांबा, टिन और जिंक मिलाया जाता है। इनका जो प्रतिशत है, तांबा इसमें आपका 88% मिलाया जाता है, टिन आपका 10% मिलाया जाता है और जिंक आपका 2% मिलाया जाता है। इस तरह से आपका गन मेटल तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, साबुन बनाने में एक ये साधारण सा प्रश्न है, लेकिन पूछा काफी बार गया है, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण है कि इसमें कास्टिक सोडा प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग किसके उपचार के लिए होता है? देखिए, कोबाल्ट 60 के साथ साथ और भी कुछ समस्थानिक हैं जिनका प्रयोग हम काफी रोगों के उपचार के लिए करते हैं। तो कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। मैं आपको और भी कुछ समस्थानिक हैं जिन्हें के बारे में बताऊंगा। एक है आपका सोडियम 24, जिसे हम Na24 भी कहते हैं। एक है आपका C14, एक है आपका P32, एक है आपका I131। इस तरह से ये कुछ ऐसे समस्थानिक होते हैं जिनका प्रयोग हम रोगों का पता करने के लिए या उनके उपचार के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है। देखिए, जल में नमक को घोलने से हमें समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। सबसे पहले हम यहाँ यह समझते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है। देखिए, समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें निश्चित अनुपात में हम अवयवों को मिलाते हैं, तो वह ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण बनता है। अगला प्रश्न है, यहाँ हमको सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। इन दोनों सूचियों को आपस में मिलाना है। पहली सूची में हमें कुछ अम्लों के नाम दिए हुए हैं तथा दूसरी सूची में हमें उन पदार्थों के नाम दिए हुए हैं जिनसे हमें वो अम्ल प्राप्त होते हैं या उनमें पाए जाते हैं। देखिए, हमें यहाँ जानना आवश्यक है कि लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और ब्यूटायरिक अम्ल ये दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा इसमें डी। इन चारों को आप आसानी से मिला सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। एक और इसमें मैं अलग से आपको बताना चाहूंगा कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, कैलेमाइन किसका खनिज है? तो कैलेमाइन जिंक का खनिज है। खनिज और इसके बारे में मैं इससे पूर्व के क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न है, भारी जल एक प्रकार का। देखिए, भारी जल को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है और नाभिकीय रिएक्टरों में उनकी गति को कम करने के लिए हम भारी जल का प्रयोग करते हैं, इसीलिए भारी जल एक मंदक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, हमें यहाँ सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। इन दोनों सूचियों में पहली सूची में हमें कुछ रोगों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी सूची में उनके वाहक या उनके जीवों के नाम दिए हुए हैं जिनके द्वारा वो फैलते हैं। इनका हमें आपस में मिलान करना है। तो देखिए, पहला है मलेरिया। देखिए, मलेरिया आप सभी लोग जानते हैं कि एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है तथा मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा इसे फैलाया जाता है। पोलियो एक विषाणु या वायरस से होने वाला रोग है। तपेदिक, जैसे हम ट्यूबरक्लोसिस, या इसका जो बैक्टीरिया है जिसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, यह जीवाणु से होने वाला रोग है। तथा दाद,
ये कवक से होने वाला रोग है जिसे फंगई भी कहते हैं। इस तरह इसका जो उत्तर आपका बनेगा वो बनेगा आपका ए। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग है। तो देखिए, आज के समय में सर्वाधिक संख्या में जो व्यक्तियों की मृत्यु होती है वो ज़्यादातर टीबी या ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है। हर व्यक्ति के अंदर टीबी के सिम्टम्स पाए जाते हैं। जैसे ही हमारा शरीर किसी कमजोरी की अवस्था में आता है तो आप देखते हो कि हमारे को सबसे पहले खांसी, जुखाम के बाद खांसी, और खांसी के बाद फिर धीमे धीमे वो खांसी और तीव्रता से बढ़ती जाती है और हमारे फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो टीबी की बीमारी है ये सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर पाई जाती है और यह जो ट्यूबरक्लोसिस है यह लोगों की मृत्यु का सर्वाधिक कारण बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास। यहाँ भी हमको दो सूचियाँ, सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। दोनों सूचियों में हमें पहली सूची में कुछ रोग दिए हुए हैं तथा दूसरी सूची में उनके प्रभाव या वो उनसे प्रभावित अंग या होने वाले वाहक के विषय में बताया गया है। तो देखिए, प्लेग सबसे पहला दिया हुआ। प्लेग पिस्सुओं से होता है और ये पिस्सुओं का जो पाया जाना है ये गिलहरी में और चूहों में, ये जो बैक्टीरिया है ये गिलहरी में और चूहों में पाया जाता है। अगला है आपका फाइलेरिया। ये फाइलेरिया आपके मच्छरों से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है और टाइफाइड में आपकी आंतें प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न है, जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं। देखिए, चींटियों के काटने पर फॉर्मिक अम्ल बनता है, अर्थात इसका आंसर है आपका फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। देखिए, मैं आपको यहाँ अम्ल और क्षार के बारे में थोड़ा बता दूं कि अम्ल और क्षार क्या इसमें अंतर है। देखिए, हम एक लाइन ले लेते हैं। यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद आगे की स्थिति में 8 9 10 इस तरह लिखते जाते हैं। देखिए, जिनका जो पीएच मान है, जिन तत्वों का पीएच मान है 7 से कम होता है वे आपके अम्ल कहलाते हैं और जिन तत्वों का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है वे आपके क्षार कहलाते हैं। यानी 7 से कम वाला तत्व अम्ल और 7 से अधिक वाला क्षार कहलाता है। हमारे ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है, अर्थात हमारा जो रक्त है वो क्षारीय होता है। क्षार का तात्पर्य है कि वो कुछ मीठा होता है। आप इस वीडियो को 4 से 5 बार देखें जिससे यह प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा इस पर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और किसी अन्य विषय पर यदि आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।